तो कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। हम देखेंगे कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है और उसमें से कौन कौन से टाइप्स के हमें बग्स मिलते हैं और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड टेस्टिंग होता है। तो ये सब हम समझेंगे एक छोटा सा इंट्रो के बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी लोग कपड़े खरीदने जाते हैं और उसको एक जीन्स लेना है, उसने लिवाइस का जीन्स पसंद किया, तो वो सबसे पहले ट्राई करेंगे कि 32 वेस्ट है या 34 है या 33 उसको चाहिए, कौन सा वेस्ट उसको फिट होगा और वो कंफर्टेबल रहेगा। उसके हिसाब से वो ट्रायल रूम में टेस्ट करेगा, अपने पे खुद पे कपड़े जीन्स पहनेगा और देखेगा कि कौन सा जीन्स में वो कंफर्टेबल है, तो उसके हिसाब से वो जीन्स को चूज करेगा। सिमिलर वे में एप्लीकेशन में क्या होता है कि लेट से मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एप्लीकेशन को रेडमी के फ़ोन में टेस्ट किया और उसके बाद मेरे को तो देखना पड़ेगा कि मोटरोला, सैमसंग या दूसरी कंपनी के फ़ोन में एप्लीकेशन चल नहीं रहा है। तो बेसिकली वो टेस्ट करने को ही हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। मीन्स वी आर मेकिंग श्योर दैट वॉट एवर एप्लीकेशन वी हैव डेवलप्ड विच इज वर्किंग फाइन ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज वेल, सो दैट इज कॉल्ड एज ए कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। सो नाउ हम डिटेल में उसकी पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि बेसिकली एप्लीकेशन बनती है ना, वो 3 डिफरेंट एरिया होता है। फर्स्ट क्या है कि मान लो ये वेब एप्लीकेशन हो गई, दूसरा एप्लीकेशन है कि iOS एप्लीकेशन हो गई, और थर्ड वन है कि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई। रियल टाइम में क्या होता है कि लेट से मेरा वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन कैसे टेस्ट करूंगा कि मेरे पास डिफरेंट ब्राउजर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, उसके बाद डिफरेंट कंपनी के लैपटॉप्स है, डिफरेंट स्क्रीन साइज है, मैक है, विंडोज है, लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, तो वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म में मेरे को एप्लीकेशन टेस्ट करना है। तो अब आपको समझ में रहेगा कि उसमें क्या है, एप्लीकेशन टेस्ट हो जाएगी, बट ऐसा इजीली नहीं होता। वो हम डिटेल में समझेंगे तब आपको पता चलेगा। कि लेट से हम एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट वेब में भी अवेलेबल है, वो iOS में भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है। तो अगर वेब में आपको कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करना है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले वेब एप्लीकेशन के लिए 3 डिफरेंट एरिया आएगा। सबसे पहला होगा विंडोज, सेकंड होगा मैक एंड थर्ड वन आएगा लिनक्स। तो ये मेरा 3 डिफरेंट कैटेगरी का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या होगा कि उसमें भी अलग अलग कैटेगरी आएगी। यहाँ पे मेरे पास है क्रोम आएगा, यहाँ पे फायरफॉक्स आएगा, यहाँ पे एज आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ओपेरा है। सिमिलर वे में मैक में भी यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ब्राउजर है, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, फिर सफारी है, यहाँ पे भी ओपेरा हम इंस्टॉल कर सकते हैं मैक में। तो ये डिफरेंट ब्राउजर हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जब डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाया तो वो डेवलपर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और उसने एप्लीकेशन को टेस्ट किया क्रोम पे, सॉरी एप्लीकेशन को डेवलप किया क्रोम पे। उसके बाद ये डेवलपर ने किया और टेस्टर क्या करेगा कि टेस्टर ने भी क्रोम या मोस्टली फायरफॉक्स में 2 ब्राउजर में एप्लीकेशन टेस्ट कर लिया, लेकिन उसके पास भी मैक है, तो बचा क्या, ये दोनों कवर हो गया। इसके बाद भी ये सब चीजें छूट गई, ये सब चीज में टेस्ट करना है, फिर लिनक्स में भी ये सब चीज में टेस्ट करना है। उसके बाद अगर हम एक लेवल नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि मान लो डेवलपर है वो हाईटेक कंपनी में काम करता है, उसके बाद सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, हाई स्पीड इंटरनेट होता है, तो बेसिकली ऑब्वियसली वो लेटेस्ट ब्राउजर पर काम करता होगा। तो मान लो क्रोम का अभी 99 लेटेस्ट वर्जन है और टेस्टर भी 99 पे काम करता है, लेकिन यूजर्स है फ्लिपकार्ट का जो यूजर्स है वो हो सकता है कि 96 में भी यूज करते हो, उसने अपग्रेड नहीं किया हो ब्राउजर, या 97 यूज करता है या 98 यूज करता है। तो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा, उसके पास एक्चुअल डेटा होगा। हम एप्लीकेशन यूज करते हैं तो कंपनी के पास सारा का सारा डेटा रहता है, सारा एनालिटिक्स रहता है कि यूजर कौन सी फंक्शनलिटी यूज करता है, कौन से ब्राउजर में से एप्लीकेशन टेस्ट करता है, हमको नहीं पता, लेकिन उसके पास वो सारा डेटा कैप्चर करते हैं यूजर का, क्योंकि एप्लीकेशन को अच्छे से अच्छा बना सके। तो यहाँ पे क्रोम है तो लेटेस्ट वर्जन 99 हो गया। उसके बाद लेट से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया या डायरेक्टर ने या जो भी टेक्निकल बंदे हैं उसने डिसाइड किया कि हम 2 लेयर पुराने ब्राउजर में भी जाएंगे। तो मान लो उसको 98 भी टेस्ट करना है और 97 भी टेस्ट करना है। सिमिलर वे में फायरफॉक्स का भी कोई है 49 लेटेस्ट है, तो उसके बाद
47 और 48 में टेस्ट करेगा। तो अब समझ में आया कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद एक ब्राउजर का 3 डिफरेंट वर्जन। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ब्राउजर आ गए और चारों के 3 डिफरेंट वर्जन। तो मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे को एप्लीकेशन टेस्ट करना है 12 बार। सिमिलर वे में मैक में 12 बार और यहाँ पे भी 12। टोटल मेरे को 36 टाइम एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। मतलब एक ही एप्लीकेशन को 36 टाइम टेस्ट करना है। अब लगता है ना कॉम्प्लिकेटेड। तो अब फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। वो एक ही ब्राउजर में टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मान लो उसको 10 दिन लगता है। जो बेसिक जो मोटा मोटा सिनेरियो हो टेस्ट करने में 10 दिन लगता है। तो ये 36 में टेस्ट करेंगे तो उसका 360 मतलब 1 साल ऐसे ही हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। अगर बैठेगा तो आपको कभी एप्लीकेशन मिलेगा ही नहीं। डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या उसको बहुत सारे रिसोर्स चाहिए। तो वो क्या करेगी कि मान लो उसने 100 टेस्ट केसेस 1000 टेस्ट केसेस लिखा है, ये सारा उसका बिजनेस सिनारियो हो गया। तो वो क्या करेगा कि टोटल मान लो 2000 या 3000 सिनारियो, बट ये ऐसा सिनारियो ये बहुत क्रिटिकल सिनारियो है। तो ये सारा सिनारियो ये ऑटोमेट कर लेंगे। इसकी जो ऑटोमेशन टीम होगी टेस्टिंग की, ये सब सिनारियो ऑटोमेट कर लेगी और उसके बाद ये सारे के सारे सिस्टम में वो रन करेगी। तो मान लो ऑटोमेशन रन करने के लिए एक ओएस 4 घंटा चाहिए, तो आराम से 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये सारे के सारे ब्राउजर में टेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो वेब एप्लीकेशन ही हमें देखा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो मोबाइल में तो हमारे पास बहुत सारी डिवाइस है। एंड्रॉयड की ही बात करें तो एंड्रॉयड में भी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग मोबाइल बना रही है। रेडमी वाले, ओप्पो वाले, वीवो वाले, मोटोरोला, सैमसंग, वन प्लस, बहुत सारी कंपनी। और उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिकेशन हो गए, जैसे 32 GB रैम। तो वो सब कैसे होता है तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी हो गई एंड्रॉयड और दूसरी कैटेगरी हो गई हमारे पास iOS। तो एंड्रॉयड में बेसिकली सबसे पहले क्या करेगी कि वो डिफरेंट कंपनी का फ़ोन को चूज करेंगे। कि मान लो एंड्रॉयड में मेरे पास अलग अलग ब्रांड है, रेडमी हो गया, फिर वन प्लस हो गया, फिर सैमसंग हो गया, फिर वीवो हो गया, फिर ओप्पो हो गया। तो ये सारे ब्रांड आ गए। उसके बाद वो एक और लेवल की स्पेसिफिकेशन में जाएगी। तो ये सारा ब्रांड में एक लेवल की स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि रैम कितना है। तो डिवाइस का स्टैंडर्ड हम किसी के भी फ़ोन में जाए तो 2-3 अलग अलग टाइप के रैम मिलेंगे ज़्यादातर डिवाइस में। तो उसमें 4 GB की रैम आ गई, उसके बाद 6 GB की रैम आ गई और मान लो 8 GB। बट ये कम होगा, ज़्यादातर लोग 6 GB या 4 GB यूज़ करते होंगे। उसके बाद होगा स्टोरेज। तो स्टोरेज मेरे फ़ोन में कितना है, 32 GB का स्टोरेज है, किसी के फ़ोन में 64 GB का है या 128 GB का है। तो अगेन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। उसके बाद एक और स्पेसिफिकेशन क्या होगा तो कि डिस्प्ले साइज। तो डिस्प्ले साइज में भी क्या होगा कि हमारे पास अलग अलग फ़ोन है, 6 इंच के फ़ोन है, 6.5 इंच के फ़ोन है, 5.5 इंच के फ़ोन है। बट रियल में वो डिस्प्ले साइज मैटर नहीं करता। रियल में जब एप्लीकेशन को टेस्ट होता है या कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो डिस्प्ले के रिजोल्यूशन के हिसाब से बनती है। तो एंड्रॉयड का अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि डिस्प्ले के क्या क्या एनालिसिस रिजोल्यूशन से, तो आपको पता चलेगा। उसमें अलग अलग रिजोल्यूशन आता है। लेट्स से 720 बाई 720 पिक्सल, 180 बाई 180 पिक्सल, अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे कि वो मार्केट का सबसे लेटेस्ट डेटा निकालेंगे। तो लेट्स से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ोन है वन प्लस, तो वो वन प्लस का एक फ़ोन पिक करेंगे। उसके बाद ये लेंगे, वन प्लस का एक फ़ोन लिया उसने, फिर 6 GB का रैम लिया, रैम 6 GB। उसके बाद ये स्टोरेज उसका हो गया 64 GB का स्टोरेज हो गया। और डिस्प्ले साइज मान लो उसने ये कैटेगरी पकड़ लिया डिस्प्ले साइज का 180 बाई 180। तो ये मेरा फर्स्ट डिवाइस हो गया। तो उसके हिसाब से वो अलग अलग फ़ोन चूज़ करेंगे। और कभी कभी क्या होगा कि मान लो ये वन प्लस और सैमसंग में एप्लीकेशन स्मूथली चलती है, बट रेडमी के फ़ोन में ज़्यादा बग्स आते हैं। तो यहाँ पे वन प्लस और सैमसंग का कॉमन ले लेंगे और रेडमी का 2-3 ज़्यादा डिवाइस कवर कर लेंगे। तो ऐसे एंड्रॉयड में होगा। सिमिलर वे में वो iOS में जाएगी। तो iOS में भी हमारे पास कंपनी एक ही कंपनी बनाती है, वो है एप्पल। तो उसमें अलग अलग फ़ोन को चूज़ करेंगे कि iPhone 8 हो गया, 7 हो गया, XR हो गया, 11 Pro हो गया। तो ये सब फ़ोन लेंगे और उसमें भी अलग अलग साइज लेंगे।
कि लेट से रैम 6 GB है, 8 GB है, या डिस्प्ले साइज, उसके हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे और उसके ऊपर वो अपना ऑटोमेशन सूट रन कराएंगे। तो ऐसे एंड्रॉयड iOS का अलग अलग तरीके से कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होता है, और इसको हम बोल सकते हैं डिवाइस फ्रेगमेंटेशन या डिवाइस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। वो कंपनियां ऐसे ही नहीं करती, वो कंपनी के पास यूजर डेटा होता है कि 40% यूजर के पास OnePlus यूज करते हैं, तो सबसे पहले वो ट्राई करेंगे कि वो सबसे पहले कवर करेंगे OnePlus, उसके बाद ही वो दूसरे डिवाइस पे जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो फ्लिपकार्ट की बात हो गई, उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो सारे एप्लीकेशन खरीद सकती है और रियल टाइम एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकती है। बट कोई छोटी कंपनी हो गई, उसमें 20-25 एम्प्लॉय है और उसने एप्लीकेशन बनाई है, तो ये क्या पॉसिबल है कि ये सारी डिवाइस खरीदेगी? अगर ये खरीदेगी तो 20 लाख या 25 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि आईफोन के एक फ़ोन 1-1 लाख रुपए के आते हैं। तो आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी कि उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, अगर मार्केट में जाओगे तो ब्राउजर स्टैक हो गया, सोर्स लैब्स हो गया, तो वो क्या होता है कि वो एक वर्चुअल डिवाइस होती है, वो हमें रेंट पे देते हैं, या हम वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदते हैं और पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेट से हमें 6 मंथ का लाइसेंस खरीदा या 1 मंथ का लाइसेंस खरीदा, तो 1 मंथ के टाइम के लिए उसने हमें 10 डिवाइस दिया कि रेडमी है, वो सारी वर्चुअल डिवाइस होगी, वो सर्वर पे डिवाइस एक्चुअल उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसकी साइज होगी, उसके हिसाब से वो एक हार्डवेयर बनेगा और वहाँ पे हम सारा टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है या नहीं चल रही है। तो कंपनी क्या करेगी कि जैसे ही सारा टेस्टिंग खत्म हो जाए, उसके बाद वो ब्राउजर स्टैक में ऑटोमेशन रन कराएगी कि ये 1000 टेस्ट केस है, वो वहाँ पे रन करवाएगी, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई एप्लीकेशन आईफोन 7 में या रेडमी में या ओप्पो में अच्छे से चल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, इतना एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि ये इजी नहीं है, बहुत सारा एफर्ट लगता है ये मैट्रिक्स बनाने में, उसमें पैसा भी बहुत सारा लगता है, क्योंकि एक डिवाइस में टेस्ट करना हो गया, लेकिन ये रिपीटेटिव वर्क है। एक मेरे पास 20 डिवाइस है, तो एक काम मैंने किया वो 20 बार रिपीट करना है, तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा, या ह्यूमन पावर ज़्यादा लगेगा, या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डेवलप करने में उसका भी पैसा ज़्यादा लगेगा। तो मुझे मिलेगा क्या उसमें, मुझे कौन कौन सी बग मिलेगी? तो UI ओवरलैप के इश्यू हो गए, या ऐसा हो गया कि एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन कोई पर्टिकुलर ब्रांड के फ़ोन में क्रैश हो रहे हैं। मान लो रेडमी में मेरा एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है और मेरा 20% यूज़र रेडमी एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो मतलब क्या होगा कि मेरी एप्लीकेशन का 20% यूज़र एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाएगा और वहाँ पे मेरे को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें मेरे को लॉस होगा। तो वो ना हो उसके लिए हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद UI के इश्यू आएंगे, एप्लीकेशन क्रैश के इश्यू आएंगे, या एप्लीकेशन स्लोनेस के इश्यू आएंगे कि पर्टिकुलर फ़ोन में एप्लीकेशन स्लो हो जाती है, तो वो सारे इनपुट के बेस से हम एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये हो गया कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग का फ़ायदा। तो आशा रखता हूँ कि आपको कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड फंडो टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करिए। कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।